जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग सामान्य हिंदी के टॉप 50 प्रश्न को हल करेंगे। आज का जो मॉडल पेपर है ये हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो एक एक प्रश्न को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखिए, समझिए और उस पर विचार कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, भाषा की अभिव्यक्ति के लिए कौन कौन से रूप हैं? मित्रों, भाषा की जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति को हम लोग मुख्य रूप से दो रूपों में देखते हैं। एक को मौखिक और एक को लिखित कहा जाता है। लेकिन आपकी जो परीक्षा है टीईटी जूनियर लेवल तक, हम लोग तीन रूप मानते हैं। वो तीन रूप क्या है? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। हम तीनों रूप से भाषा की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? जो आपकी मानक हिंदी है वो कहां से आई है? खड़ी बोली से। किस बोली से? खड़ी बोली से। इसके बारे में हमने अगले मॉडल पेपर में, इससे पहले जो मॉडल पेपर कराए हैं उसके बारे में पूरा हमने बताया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? साथियों, जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। हिंदी को हम लोग ठीक कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 343 में इसका जिक्र है। और जो देवनागरी है, देवनागरी लिपि घोषित हुई है। साथियों अगला क्वेश्चन, जो अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है? आपको पता है मेरा पहला दूसरा वीडियो ही स्वरों के बारे में बताया हुआ था और उसमें स्वरों की संख्या कितना है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद। जो पर्यावरण है, आपको पता है कि यहाँ जो पर्यावरण है ये क्या है? यण संधि है। क्यों यण संधि है? क्योंकि पर्यावरण में आप देखिए कि य या व के पहले आधा अक्षर तो है, आधा र तो है, लेकिन कोई सार्थक शब्द नहीं है। तो जब सार्थक शब्द न रहे और यह व के पहले आधा अक्षर रहे तो वहां कौन सा संधि होता है? यण संधि होता है। फिर इसका जब विच्छेद करते हैं, य के रहने पर विच्छेद के समय ई और व के रहने पर उ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? यह है तो परिधन आवरण। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। साथियों, शब्द है और इस शब्द के पहले अगर कोई शब्द जुड़े तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग। शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग। और शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल के समान नयन अर्थात कमल नयन समास है। समास बताना है। कमल नयन, कमल के समान नयन, उपमेय उपमान। उपमेय की तुलना उपमान से। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। विशेषण विशेष, उपमेय उपमान का संबंध ये किसमें है? कर्मधारय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास को बताना है। रण में कौशल, कौन सा समास? तत्पुरुष। पीला है वस्त्र जिसका अर्थात पीतांबर, कौन सा समास? बहुब्रीहि। समय के अनुसार अर्थात यथा समय।
समय के अनुसार को हम लोग यथा समय भी कहेंगे, अर्थात समय के अनुसार। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चूंकि अव्ययी भाव की बात कर रहा है, अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिसका पूर्व पद प्रधान हो या पूर्व पद अव्यय हो। तो यहाँ देखिए यथा क्या है? अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आजन्म शब्द का समास विग्रह है। आजन्म का मतलब होता है जीवन पर्यंत। इसमें जो आजन्म है इसको ए ऑप्शन मानिए, जीवन पर्यंत या जीवन भर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक। नेक्स्ट, शब्द की परिभाषा। आपको शब्द की परिभाषा बताना है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं शब्द वर्णों से बने होते हैं। सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। साथियों, शब्द की जो परिभाषा है, शब्द की परिभाषा सही मायने में देखा जाए तो जो शब्द है इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मित्रों, यहाँ पर शब्द वर्णों से बने होते हैं, बिल्कुल शब्द वर्णों से बने होते हैं, लेकिन उनका क्या होगा? सार्थक अर्थ होगा। अब वर्ण तो ये भी हैं, म और क, इनको जोड़ के हमने मक बना दिया। अब कोई शब्द थोड़ी है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जो स्रोत है, उत्पत्ति है, उसके अनुसार हम लोग शब्द को 4 भागों में बांट सकते हैं। ये सब हमने पढ़ाया है। स्रोत के आधार पर शब्द को, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, और हमने आपको बताया था कितने? 4। कौन कौन से? एक को हम लोग कहते हैं तत्सम, दूसरे को कहेंगे तद्भव, तीसरे को देशज और चौथे को विदेशज। तो ये 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें कहते हैं तत्सम। क्या कहेंगे? तत्सम। नेक्स्ट, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। आपको तत्सम के बारे में बताना है। अनजान, सच, पत्ता, घोटक। ये जो घोटक है, घोटक जो है संस्कृत का शब्द है, इसलिए क्या होगा? तत्सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तुर्की भाषा का शब्द बताना है। चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची। ये जो कैंची है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट, विकारी शब्द होते हैं। मैंने शब्द के जब भेद बताए थे तो उसमें विकारी और अविकारी दोनों के बारे में बताया था। विकारी कौन होते हैं? जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है। अविकारी लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जिसमें लिंग, वचन, कारक अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें जो लिंग, वचन, कारक है, इनका प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्या होते हैं? विकारी होते हैं। क्या होते हैं? विकारी। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिया विशेषण अविकारी है, संज्ञा सर्वनाम नहीं है, पूरा ये ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, संज्ञा के भेद बताना है। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के आधुनिकरण के अनुसार हम जब भेद बताएंगे तो 5 भेद बताएंगे। कौन कौन से? जाति, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा,
द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह, ये 5 भेद हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। साथियों, मैंने ट्रिक बताया था जब वीडियो पढ़ा रहे थे, वहां पे हमने बताया था कि अगर आपको विशेषण और संज्ञा के बारे में जानना होगा, विशेषण के बारे में जानना होगा, तो मेरा मेरी लगाइएगा। स्त्रीलिंग के बारे में जानने के लिए भी आप यही करेंगे, मेरा और मेरी, इस विशेषण का प्रयोग करेंगे। आपको जो पुल्लिंग होगा बताएगा, मेरी दाल या मेरा दाल। बताइए, मेरी मई या मेरा मई, मेरी गर्दन या मेरा गर्दन, मेरा दर्द या मेरी दर्द। अब आप खुद समझ सकते हैं इसमें कौन सा पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग नहीं है, अर्थात पुल्लिंग है। तो मेरी दर्द या मेरा दर्द, तो आपको पता चलेगा कि मेरा दर्द होता है, ये क्या है, पुल्लिंग है। आप मई, गर्दन, सब में मेरी लगाइए और इसमें मेरी लगाइए। इसके साथ जो मेरी है वो सेट कर जाएगा, लेकिन दर्द के साथ नहीं सेट होगा, क्योंकि मेरा दर्द होता है, मेरी दर्द नहीं होता है। इसलिए मेरा क्या है, पुल्लिंग है और दर्द पुल्लिंग हो गया। ठीक। नेक्स्ट, हिंदी में वचन कितने होते हैं? आपको हिंदी में वचन बताया गया है, एक वचन और बहुवचन। ठीक, तो कितने हुए? 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा के लिए हमने 19 प्रकार के प्रत्यय बताए, मतलब 19 प्रत्यय बताए हैं कि अगर 19 प्रत्यय आते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उसमें एक ता भी है, जो ता है वो भी क्या है, भाववाचक संज्ञा में। अगर मित्र है, मित्र में ता प्रत्यय लगा दिया, मित्रता हो गया, और ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, देश को हानि जयचंदों से होती है। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। यहां जो जयचंद है, देश को हानि जयचंदों से होती है, इसमें जो जयचंद है वो जयचंद क्या दिखा रहा है? जयचंद यहां हम लोग किससे लें, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी मान सकते हैं, क्योंकि जयचंद एक प्रकार का नाम है, तो यहां से तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो ये देख रहे हैं, ये आपका वाक्य है, इस वाक्य के अनुसार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। वाक्य के अनुसार ये कौन सी संज्ञा है? वाक्य के अनुसार ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों, जयचंद नाम है। अगर जयचंद के बारे में पूछे कि जयचंद कौन सी संज्ञा है, बिल्कुल आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बताएंगे। लेकिन वाक्य में जो जयचंद दिया है, इसका मतलब कि देशद्रोहियों से हमारे देश की हानि होती है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। जब कर्ता का लिंग पता नहीं होगा, तो वो जब कर्ता का लिंग पता नहीं होगा, इस अनुसार पर क्रिया क्या होगी? एक वचन। हमेशा ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर कर्ता का लिंग नहीं पता है तो क्रिया क्या होगी? पुल्लिंग में होगी और एक वचन। इसको हमने पढ़ाया हुआ है, इसको वीडियो में भी बताया है, मॉडल पेपर में भी बताया है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अभी हमने बताया स्त्रीलिंग पहचान के लिए, और यहाँ जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या है? ठंडई। क्या है? ठंडई। नेक्स्ट, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक बताना है। गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक है? क्योंकि यहाँ दान से रिलेटेड बात कही जा रही है, इसलिए दान किसमें होता है? संप्रदान में। नेक्स्ट, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के हैं?
हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक, प्रश्न के बाद निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, 1 2 3 4 5, और एक है संबंधवाचक। ठीक, तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित सर्वनाम भेद है, वो निजवाचक का है कि प्रश्नवाचक का है कि आपका संबंधवाचक का है या निश्चयवाचक का है? तो तुम्हें क्या चाहिए, इसमें जो है आपका प्रश्नवाचक है। यहाँ पर प्रश्नवाचक साइन नहीं लगा हुआ है, लगा होना चाहिए, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। कितने लीटर? आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। मीरा ने जो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक। चूंकि दूध की बात कही जा रही है और दूध जो है आधा लीटर किस में आएगा? परिमाण में आएगा। नेक्स्ट, नल बूंद बूंद टपक रहा, वाक्य में रेखांकित है। यहाँ जो नल बूंद बूंद टपक रहा, इसमें जो रेखांकित है वो क्या है? आपका बूंद बूंद। और बूंद बूंद क्या है? आपको पता है बूंद बूंद क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है, इसमें कर्म आया है क्या? सुमित सो रहा है, इसमें कर्म आया है? कर्म आया नहीं है, इसलिए कौन सा हो जाएगा क्रिया? अकर्मक, विदाउट कर्म। नेक्स्ट, कर्तृवाच्य में क्रिया संबंध होता है। कर्तृवाच्य में जो क्रिया है उसका संबंध किसके अनुसार होता है? उसका संबंध कर्ता के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? साथियों, 16 धातुएं हैं जो कि द्विकर्मक का काम करती हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन सी क्रिया है जो द्विकर्मक नहीं है। तो राम ने मोहन को पैसा दिया, ये द्विकर्मक है? बिल्कुल। सेठ ने मुनीम को वेतन देता है, ये द्विकर्मक है? ये भी है द्विकर्मक। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, ये द्विकर्मक नहीं है। ठीक है, बनवाती, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, इसमें द्विकर्मक नहीं है। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, बिल्कुल ये भी द्विकर्मक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, जहां अगर ये पूछ ले कि इसमें कौन सी क्रिया है, ऋणार्थक क्रिया है। ठीक। नेक्स्ट, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, वाच्य है। कौन सा वाच्य है? ये सब तो हमने बताया हुआ है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। क्योंकि काम का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। जो क्रिया है उसका संबंध कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। नेक्स्ट, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है? ये है आपका भाववाच्य। क्यों? क्योंकि जो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव न तो कर्म पर पड़ रहा है, कर्म तो इसमें है ही नहीं, और न ही कर्ता पर रहा है। ठीक, तो क्रिया जो है न तो कर्ता पर प्रभाव डाल रही है, न ही कर्म पर प्रभाव डाल रही है, तो वहां कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य। नेक्स्ट कह रहा है 33 नंबर, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य नहीं है? इसमें कर्मवाच्य नहीं है बताना है। ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कर्मवाच्य है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यही कर्मवाच्य नहीं है, ये कर्तृवाच्य। सिपाही द्वारा, ये कर्म है। दूध से गाय से दूध लिया जाता है, ये भी कर्म है। कौन सा है ऑप्शन इसका सही? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट कह रहा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं सबको पता है, 3 प्रकार। कौन कौन से? एक को हम लोग कर्तृवाच्य, दूसरे को कर्मवाच्य और तीसरे भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अव्यय के भेद बताइए। अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के जो है कितने भेद हैं? 4। अव्यय के कितने भेद? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन कोई नहीं पूछता, आज धन के बिना, आज धन साथ, ये तो होगा नहीं। आज धन तक, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। कौन सा बोधक अव्यय है? संबंध बोधक। मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द है। ये जो रेखांकित शब्द है क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, समुच्चय बोधक है या फिर सर्वनाम है। तो की ओर क्या है आपका? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? मित्रों, ये जो ताकि है, ये ताकि जो है 2 उपवाक्य को जोड़ रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, समुच्चय बोधक। क्या होगा? समुच्चय बोधक। नेक्स्ट कह रहा है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। ये जो तेजी है ये क्रिया विशेषण है। और कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये आपका रीतिवाचक। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? अज, अज मतलब क्या होता है? अज मतलब होता है ब्रह्मा, अज मतलब होता है आपका बकरा, अज मतलब होता है आपका शिव, लेकिन अज मतलब अनजान नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है? कर मतलब हाथ होता है, कर मतलब टैक्स होता है, कर मतलब आपका किरण भी होता है, लेकिन ये कर्म नहीं होता, इसलिए कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है? आपको अपव्यय, ये विलोम है, इसको सही बताना है कौन सा सही मेल है। अपव्यय का मितव्यय, उपकार का अपकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ भलाई है इसलिए ये भी गलत है। ठीक हमको बताना है। आज्ञा का निंदा, ईर्ष्या द्वेष, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें आपका अपव्यय का मितव्यय सबसे सही विकल्प है। नेक्स्ट, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब क्या होता है? अज्ञेय का मतलब होता है जानने, जो जाना न जा सके, जाना न जा सके, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, इसका मतलब होता है कब्र खोदना, बिल्कुल गलत। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, बिल्कुल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों, अगर आप विरोधी दलों का सहारा लेते हैं, जब दुश्मन का सहारा लेते हैं तो दुश्मन आपको हमेशा गलत ही बताएंगे, इसलिए अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माथा ठनकाना। माथा ठनकाने का जो मुहावरा है इसका अर्थ है भेद खोलना, बिल्कुल। भय से घबरा शक होना, क्या होगा इसका? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है।
गागर में सागर मतलब संक्षेप में गहरी बात करना, अर्थात जो बात है उसको थोड़े समय में ज्यादा बात कर देना, ये क्या होता है, गागर में सागर बनना। ये भी एक मुहावरा ही है। निम्न में से नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है। आस्तीन का सांप मुहावरा है, उल्लू बनना मुहावरा, कमर टूटना दूर के ढोल सुहावने, और ये मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। क्या है, लोकोक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है। अक्ल बड़ी या भैंस, ये लोकोक्ति है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति है। एक अनार सौ बीमार, लोकोक्ति है। सिर उखली में देना, ये लोकोक्ति नहीं है, ये आपका मुहावरा है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसको तो आप सब जानते होंगे, मतलब परिश्रम अधिक और फल कम, इसलिए कौन ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। वाक्य के घटक होते हैं। साथियों, आज ये 50 प्रश्नों का सीरीज हम लोग लेके आए थे सामान्य हिंदी में। इसको बहुत अच्छे से, जहां समझाने वाला चीज रहता था उसको हम लोग समझाते थे। मित्रों, आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और अपने परीक्षा में एक अच्छा परिणाम लाइए। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।